हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो मूव ऑन करते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। यहाँ पे हम आपके जो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर जगह आप हर स्ट्रीम में हर जगह आपको इसको यूज करना है, दैट इज अ फंक्शंस। लास्ट हमने रिलेशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अब रिलेशंस और फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा, फंक्शंस आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डेली आप सुबह उठने से लेके सोने तक आप फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में कहाँ यूज है, देन मैथमेटिकल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देन फंक्शंस को ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को प्रॉपर वे से सुनिएगा और वो सारे स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से, आप सब लोगों ने एक जूस की शॉप पे गए होंगे। आप जाते हैं, कोई एक शेक ऑर्डर करते हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, पपाया शेक, पाइनएप्पल शेक, किसी भी एक फ्रूट का शेक करते हैं। तो जो शॉपकीपर है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना शेक, तो अगर वो शेक मेकर में बनाना ऐड करेगा और कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेगा तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, यहां से यहां पे गया, ये इनपुट आया और यहां पे कुछ प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या मिल गया हमें, बनाना शेक। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बनाना ऐड करा और मेरे को मैंगो शेक मिल जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बनाना ऐड करें और मैंगो मिल जाए। आलू डालने से सोना नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बनाना डालेंगे तो बनाना शेक ही मिलेगा। इसी टाइप से अगर मैंगो ऐड करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, मैंगो शेक। तो मैं यहां कुछ इनपुट्स दे रहा हूं, इनपुट्स का सेट्स क्या है, फ्रूट्स। ये मेरा ए सेट है जिसमें आपके कुछ फ्रूट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर फ्रूट अवेलेबल हो, ये आपके पास लिस्ट ऑफ केक्स हैं। ठीक है, आप शॉप पे जाओगे, वहां पे एक लिस्ट होती है, लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं, ये शेक्स अवेलेबल है। बट फ्रूट तो सीजनल है, हर सीजन में तो वो फ्रूट अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखिए यहां पे जितने इनपुट है, यहां डोमेन में कुछ एलिमेंट है, इस डोमेन के हर एलिमेंट से इस को डोमेन, इसको हम बोलते हैं को डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो इनपुट्स का कलेक्शन है और जो जहां पे हमें एक फाइनल लिस्ट हमने बना के रखा हुआ है, आउटपुट का कलेक्शन नहीं, एक लिस्ट बना के रखा हुआ है, उस लिस्ट में जो एलिमेंट्स है दैट इज आउटपुट और कोड डोमेन। और हर इनपुट के रेस्पेक्ट में जितने आउटपुट मिलेंगे उसको हम बनाएंगे रेंज, जो आप फंक्शन में पढ़ते हैं। अब यहां देखिए, यहां जो इनपुट है उसका हर एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट is associated with a unique element of this set। लेकिन यहां पे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहां पे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जिनका यहां पे जो किसी के साथ एसोसिएट ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप विंटर में आ गए और मैंगो अवेलेबल नहीं है, तो आप मैंगो शेक उस टाइम पे अवेलेबल नहीं करा सकते। अगर आप फ्रेश मैंगो शेक सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी पड़े हुए स्टोर किए हुए मैंगो यूज करेंगे तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अज्यूम कर रहे हैं कि विंटर में आपको सीजनल फ्रूट्स का ही शेक मिल रहा है। ठीक है, और समर में जो सीजनल फ्रूट है उन्हीं का आपको जो आपका शेक है वो मिल रहा है। तो जो समर में फ्रूट्स नहीं है उनका शेक यहां अवेलेबल नहीं हुआ, तो यानी कि उनके रिस्पेक्ट में यहां कोई एलिमेंट नहीं है जो एसोसिएट हो रहा है। तो यही एक फंक्शन है जो हम रोज यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ए को डिनोट करता हूं इस डोमेन के एलिमेंट जो इनपुट्स का कलेक्शन है, एंड इस जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है उसको मैं किसी एक एफ से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो लिस्ट ऑफ शेक है उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं,
तो हमने बेसिकली क्या किया है, एक एफ डिफाइन करा है जो ए के एलिमेंट्स को कहां लेके जा रहा है, बी के। और कैसे डिफाइन करा है, ए का कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट y प्रोसेस होने के बाद, f क्या है, x को प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस होने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, y, यानी कि x क्या है, फ्रूट, और f क्या है आपका फ्रूट शेकर, एंड देन हमें क्या मिल रहा है, y। तो आपका a का हर एलिमेंट b के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। आपके पास जितने भी यहां फ्रूट अवेलेबल है उनका मैं फ्रूट शेक अवेलेबल करवा सकता हूं। यहां पे जो A है उसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मैं किसी B के एलिमेंट से एसोसिएट ना कर पाऊं। अब मैं इसको ध्यान से द्वारा लिंक करके दिखाऊंगा आगे जाके। ध्यान रखना, ये अगर समझा गया तो आज के बाद आपको फंक्शन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने इनपुट्स का कलेक्शन लिया, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका हम शेक ना बना सके। डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन यहां कुछ हो सकते हैं जो सीजनल फ्रूट्स नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है आपकी मार्केट में, उनका फ्रूट अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आपकी वो लिस्ट में अवेलेबल होगा। तो ये मेरा कोडोमेन है, और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज माय फंक्शन। कुछ और एग्जांपल ऐड करता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो। जैसे एक स्कूल सिस्टम है, अज्यूम कर रहे हैं कि स्कूल में कुछ नंबर ऑफ टीचर्स हैं और हर टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स हैंडल कर रहा है, या कॉलेज टीचर हैं या यूनिवर्सिटी टीचर हैं, आप कोई भी एग्जांपल पिक कर सकते हैं। हर टीचर स्कूल में एक ही सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है, वो डिफरेंट क्लासेस में जा सकता है बट एक ही सब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, यहां पे एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो हर टीचर को कोई ना कोई सब्जेक्ट असाइन करेगा। जैसे मिस प्रिया शर्मा अज्यूम कर रहे हैं कि मैथ्स टीच कर रही है, मिस्टर राहुल वर्मा अज्यूम कर रहे हैं कि इंग्लिश टीच कर रहा है, मिस नेहा गुप्ता अज्यूम कर रहे हैं कि साइंस टीच कर रही है। तो आपका मैनेजमेंट क्या करेगा, यहां जितने भी लिस्ट ऑफ टीचर्स हैं स्कूल में उनका एक कलेक्शन बनाएगा, और यहां पे मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनका एक कलेक्शन बनाएगा। अब स्कूल यूनिवर्सिटी हर जगह है, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट इनरोल करे। कुछ ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट हैं और किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं करे, तो यहां पे जो टीचर होगा, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी ने ऑप्ट नहीं करा तो उसको टीचर असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर होगा वो क्या असाइन कर पाएंगे, नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता कि आपके स्कूल में कोई एक टीचर फ्री बैठा रहे, डेफिनेटली हर टीचर को कोई ना कोई रोल असाइन है। तो यहां क्या हो रहा है, मेरा ए जो है वो टीचर्स का कलेक्शन है, और बी जो है जो मेरे स्कूल में सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो मैं रीड कर सकता हूं डिफरेंट क्लासेस में या यूनिवर्सिटी में, और एफ जो है जो आपकी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके ए के एलिमेंट को किससे एसोसिएट कर रहा है, बी से। यहां क्या होगा, हर टीचर फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर। देयर एग्जिस्ट, हर टीचर को मैं एक ही सब्जेक्ट असाइन कर सकता हूं। देयर एग्जिस्ट यूनिक एस बिलोंग्स टू बी, एस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट जो मैनेजमेंट है उस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट असाइन कर रही है, एस सब्जेक्ट असाइन कर रही है। लेकिन हो सकता है कि हर सब्जेक्ट के लिए यहां टीचर अवेलेबल नहीं हर सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल नहीं हो सकता है एक सेशन में वो एक सब्जेक्ट रन ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपका टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ, ये जो मेरा कोडोमेन क्या हो गया, बी, सब्जेक्ट्स का कलेक्शन। कोडोमेन के कुछ एलिमेंट होंगे जिनको मैं डोमेन के एलिमेंट से हो सकता है एसोसिएट ना कर पाऊं, लेकिन डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के किसी ना किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा। एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। जैसे आपके हर घर में, ये तो होगा ही होगा, हर घर में लाइट है, हर रूम में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, और वो स्विच बोर्ड किसी एक एमसीबी से कनेक्टेड है, एमसीबी से एक पावर आ रही है
और इस स्विच बोर्ड के सारे कनेक्शन एमसीबी के थ्रू कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रिक यूनिट से कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके घर में किसी एक रूम में फैन भी है, टीवी भी है, पावर प्लग भी है, नॉर्मल स्विच भी है, लाइट्स भी हैं, और कुछ ऐसी लाइट्स होंगी जो यूज नहीं करते आप। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट का कलेक्शन, जितने भी आपके, मान लो एक रूम की बात कर रहा हूं उसमें इलेक्ट्रिक आइटम है, दैट इज दी माई बी, आउटपुट का कलेक्शन जितने भी पॉसिबल है। और ए जो है आपके उस रूम में जो स्विच बोर्ड बना हुआ है उस पे जितने स्विच हैं। अब हर स्विच किसी ना किसी एक इलेक्ट्रिक आइटम को प्रोसेस करेगा। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, इस स्विच का काम क्या है, इस वायर के थ्रू यहां तक आपको करंट को पास करवाना। प्रोसेस हो गया, तो एफ क्या है यहां, करंट फ्लो। अगर मैं स्विच ऑन कर रहा हूं तो एफ मेरा करंट फ्लो है, कहां से कहां तक फ्लो होगा वो वायर के थ्रू आप फंक्शन देख सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं होगा कि एक स्विच से मैं दो काम एक साथ करवा दूं। अगर लॉजिकल और सिस्टमेटिकल स्विच बोर्ड बना हुआ है, एक प्रोफेशनल बना हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइट और फैन मैं एक साथ चला दूं। अगर मेरे को विंटर्स में लाइट्स की जरूरत है, फैन की जरूरत नहीं है, तो वो स्विच मेरा यूजलेस है। और ऐसा भी नहीं है कि दो स्विच से मैं एक ही काम करवा लूं। ये स्विच 1 भी मेरा लाइट को ऑन कर रहा है और स्विच 2 भी मेरा लाइट को ऑन कर रहा है। तो अगेन यहां ए क्या है, स्विच का कलेक्शन, और बी क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है उनका कलेक्शन, और एफ क्या है, फंक्शन जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है एक स्विच से दूसरे स्विच में, इलेक्ट्रिक आइटम में। तो क्या होगा, हर स्विच किसी ना किसी यूनिक इलेक्ट्रिक आइटम से कनेक्टेड होगा। और ऐसा नहीं होगा कि आप स्विच बोर्ड पे कुछ फालतू 15-20 स्विच लगा के छोड़ दें। हर स्विच का कोई ना कोई काम होगा, देन इट इज यूज। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी है। ठीक है, अगर आप खुद इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे तो डेफिनेटली एक स्विच पे दो दो चीजें भी लगा सकते हो और कुछ स्विच एम्प्टी भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है उसको अगर फॉलो करेंगे तो दिस इज अ फंक्शन। तो एक इलेक्ट्रीशियन रोज फंक्शन यूज करता है, एक आपका स्कूल मैनेजमेंट रोज फंक्शंस का यूज करता है, और आपका जूस मेकर, शेक मेकर रोज फंक्शंस का यूज कर रहा है। और आप भी अब बैठ के सोचिए कि आप फंक्शंस का यूज कैसे कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उसको कैसे यूज कर रहे हैं। सुबह उठते ही देखिए मैं कौन सा फंक्शन कर रहा हूं, क्या वो फंक्शन बना रहा है वो काम। मैथ्स को अगर आपके लिंक करके पढ़ेंगे कि हम कहां यूज कर रहे हैं। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता कहते हैं कि ये थीटा कहां यूज होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स सोचे हैं, कहां ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। जनरली 10 तक तो ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ते हैं, उनको पाइथागोरस थ्योरम पता होती है, साइन कोस थीटा पता होंगे। तो मैक्सिमम जिनको आगे जाके मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है सिंपली ये कहते हैं कि साइन थीटा कहां यूज हो रहा है, कोस थीटा। रियलिटी में वो सारा कुछ यूज हो रहा है। अगर आप सिस्टमैटिकल देखेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा साइन थीटा, कोस थीटा और पाइथागोरस थ्योरम भी कहां यूज करूंगा, आपकी डेली लाइफ में भी वो यूज होती है। तो आई थिंक फंक्शन का कंसेप्ट सेम है। फंक्शन बनाने के लिए अब क्या चाहिए, एक इनपुट्स का कलेक्शन चाहिए जिसको हम बोलेंगे डोमेन, कुछ आउटपुट्स का कलेक्शन चाहिए, कुछ एक कलेक्शन चाहिए जहां पे हम लेके जाएं, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रूल चाहिए। रूल कैसा होना चाहिए, हर इनपुट के रेस्पेक्ट में यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए और एक इनपुट दो पे नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। फॉर्मली क्या है डेफिनेशन फंक्शन की, कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी, अब ये नॉन एम्प्टी क्यों जरूरी है, सबसेट्स ऑफ और सबसेट्स या सिंपली सेट्स, कोई भी दो सेट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब नॉन एम्प्टी क्यों लूंगा, अगर मेरा ए 5 हो गया
तो जो मुझे रूल बनाना है एफ ए टू बी, जब मेरे पास यहां कुछ है ही नहीं है तो मुझे रूल की क्या जरूरत है? तो ये मीनिंगलेस चीज है, ठीक है, तो नो मीनिंग टू डिफाइन अ फंक्शन। अगर मेरा बी 5 हो गया और ए नॉट इक्वल टू 5 हो गया, फंक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए? ए के हर एलिमेंट को किसी ना किसी बी पे लेके जाना है। जब बी में एलिमेंट नहीं है तो मीनिंगलेस है। तो अगेन दिस इज मीनिंगलेस। तो इसलिए जब भी हमें फंक्शन बनाना है तो रूल क्या है? योर ए सेट एंड बी सेट आर नॉन एम्प्टी। तो इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी देन फंक्शन की डेफिनेशन क्या देखेंगे? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ, क्या मीनिंग है? जो ए के मेंबर्स हैं उनको बी के साथ एसोसिएट करना है, बट यूनिकली एसोसिएट करना है। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट y एक x के साथ कनेक्ट होगा विद द रूल f। जैसे f जूस मेकर है, f आपके स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है, और f क्या है? आपके घर में जो स्विच बोर्ड से किसी इलेक्ट्रिक आइटम के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वायरिंग जो है वो रूल्स बनाए हुए हैं आपने, वायरिंग जो करी हुई है। ये रियल लाइफ की एग्जांपल है जो फंक्शंस का काम कर रहे हैं। यहां फंक्शन में जो अंडरलाइन करने वाली चीज है, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट यूनिक, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, देखिए कि यहां मेरा मान लीजिए ए है और यहां बी है, तो क्या नहीं हो सकता पहले वो समझ लेते हैं। और एफ मान लीजिए कि फंक्शन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां एक x1 है यहां एक x2 है, कि x1 यहां चला जाए और x1 y2 पे भी चला जाए। ये जो x1 है वो एक ही y1 या y2 पे मैप होगा, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट है, से x1 कहीं ना कहीं y1 पे जा रहा है, x2 कहीं ना कहीं y3 पे जा रहा है, और x3 पड़ा हुआ है और यहां पे y2 पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो डोमेन का एलिमेंट है वो फ्री नहीं रहना चाहिए। यहां कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? ये फॉर ऑल वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? ये यूनिकनेस प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। और यहां पे एग्जिस्टेंस भी प्रॉब्लम कर रही है कि इस x3 का वहां इमेज नहीं मिल रहा है। जो y होता है दैट इज कॉल्ड अ इमेज, उसको अभी मैं फॉर्मली डिफाइन करूंगा, क्लियर। लेकिन ये चीज हो सकती है कि अगर मैं ये करूं, ए पिक करूं बी पिक करूं, और यहां मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और ये मेनली कंफ्यूज कहां होते हैं? 1-1 और इस फंक्शन की डेफिनेशन के कंसेप्ट को मिक्सअप कर देते हैं। वो क्लियर करने के लिए, अगर यहां पे x1 है यहां पे x2 है, x1 भी y1 पे जा सकता है और x2 भी y1 पे जा सकता है। x1 को रिलेट कर रहा हूं y1 से, तो x1 के लिए एक y1 मिल रहा है, x2 के लिए भी y1 मिल रहा है। तो ये पॉसिबल है कि a के दो एलिमेंट कहां चले जाएं? y1 पे चले जाएं। जैसे इस एग्जांपल में आता हूं दोबारा, यहां एक लिस्ट में है मिक्स
शेक, और मान लीजिए उसका उसने कोई प्राइस लिस्ट लिखा है और उसके साथ ऐड कर दिया विद 2 फ्रूट्स। ठीक है, तो अब मैंगो और बनाना एक आइटम दोनों का दोनों एक मिक्स शेप पे मैप हो सकता है। स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, इनको मिक्सअप करके मिक्स शेक विद 2 फ्रूट बना सकता हूं। तो यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो उसी एक आइटम पे जाएंगे। तो जो ये इनपुट का कलेक्शन है, एक इनपुट के रेस्पेक्ट में 2 आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, जो स्विच बोर्ड वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, यहां एक स्विच से अगर हम 2 लाइट और फैन ऑन कर देंगे तो मेरा प्रॉब्लम है। यहां बेसिकली 1-1 का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन जो जनरली हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन ऐड ऑन करते हैं कि अगर आपके पास इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b be a फंक्शन, तो क्या होगा? डेफिनेटली मेरा a जो होगा वो नॉन एम्प्टी रहेगा, b जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी रहेगा। देन फॉर एवरी x belongs to a there exists y belongs to b such that जो y है वो क्या है? f of x, यानी कि x को f के रेस्पेक्ट में मैंने प्रोसेस किया तो मुझे क्या मिलेगा? y मिलेगा। ठीक है, चलो, तो देन दिस y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, पहली टर्म, और x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। दिस x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, और y क्या है? इमेज ऑफ x। क्लियर? एंड जो a है जहां से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इनपुट्स का कलेक्शन है, तो a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, और जहां पे हम लेके जा रहे हैं दैट इज b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे काम की चीज है दैट इज रेंज ऑफ f। इसका मीनिंग क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इमेजेस। अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, यानी कि y कलेक्शन ऑफ इमेजेस का मतलब क्या है? इमेजेस कहां जाएंगी? b में जाएंगी। y इज इमेज ऑफ x, और y किसका मेंबर है? b का। तो y बिलोंग्स टू b सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a with y is equal to f of x। ठीक है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए मेरे पास ए सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है से ए बी सी डी ई। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं एक रूल बना लेता हूं रैंडमली f, 1 को ए पे लेंगे, 2 को सी पे लेंगे, 3 को ई पे लेंगे, 4 को डी पे लेंगे, 5 6 को भी डी पे लेंगे, और 7 को सी पे मैप कर दिया। तो दिस इज अ फंक्शन। चेक कर सकते हैं हर एलिमेंट का पहले हमने इमेज डिफाइन करा, और 2 एलिमेंट सेम पे जा सकते थे। ठीक है, तो यहां पे डोमेन की अगर बात करेंगे तो वो क्या है? आपका ए है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंपली। कोडोमेन की बात करेंगे दैट इज बी जिसमें एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी ई।
लेकिन जब मैं रेंज की बात करूंगा तो यहां पे देखिए जो हमारे पास ये है पी, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो फ्री बैठा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज ऑफ एफ, जिसको मैं आर एफ से डिनोट करूंगा, आर ऑफ एफ क्या है, वो एलिमेंट जिसका प्री इमेज मिल रहा है। तो ए का प्री इमेज मिल रहा है, सी का प्री इमेज मिल रहा है, डी का प्री इमेज मिल रहा है और ई का प्री इमेज मिल रहा है। तो ए सी डी एंड ई। और डेफिनेटली जो रेंज आएगा वो कहां से आएगा, वो बी के एलिमेंट ही होंगे। तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि जो हमारा रेंज ऑफ एफ होता है वो हमेशा सबसेट ऑफ बी होता है। और इस चीज का हम बहुत जगह यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, इस चीज का हम बहुत जगह यूज करेंगे। आई थिंक कंसेप्ट ऑफ रेंज और फंक्शंस और सारी बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। और थोड़ा सा फंक्शन को ज्योमेट्रिकली समझते हैं। मैं आपको चार कोई भी रैंडमली कर्व दे दूंगा एंड देन आपसे पूछूंगा कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है फंक्शन का वो देखते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इस पे रैंडमली कोई भी एक कर्व बना लेते हैं। मान लीजिए ये कर्व बना लिया, ठीक है, ये मान लेते हैं कि पूरा मेरा रियल लाइन है और ये भी मेरा पूरा रियल लाइन है। और ये वाई, ये जो कर्व है ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एफ जो रूल है वो कहां से डिफाइन करा गया है, आर टू आर डिफाइन करा गया है। आर टू आर डिफाइन करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे कोई एक एक्स पिक कर रहा हूं तो इसका कहीं ना कहीं इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और इस साइड भी आपका ऐसे फिक्स हो रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, आपने कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री डेफिनेटली पढ़ रखा होगा, ये वाई डिस्टेंस होगी। तो यहां कंपोनेंट क्या हो गया, वाई, सॉरी पहला कंपोनेंट एक्स है और सेकंड कंपोनेंट वाई है, लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से। तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, पॉइंट ऑन दिस कर्व। जैसे यहां पे कोई पॉइंट एक x1 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट आएगा दिस इज x1, उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है दैट इज y1 डिस्टेंस। और y1 का मतलब क्या है, ये कर्व पे पॉइंट है तो इट इज f ऑफ x1, ये लिख सकते हैं। क्लियर। एक और यहां पिक करते हैं से x2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इट इज x2 कोमा, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x2। और यहीं से हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे फंक्शन का, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी तो ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये जो मैंने x पिक करा, इसको मैं z नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसको रीराइट कर लेते हैं, ये x कोमा z है और z क्या है, f ऑफ x। ये डेफिनेटली x एक्सिस के बिलो है तो z जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर मैं इस साइड बढ़ता हूं तो ये कोई z1 मिलेगा, और आगे बढ़ता हूं यहां पे कोई ना कोई एक z2 मिलेगा। ये x कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, x कोमा z1, और z1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x1। यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x कोमा f ऑफ x लिख सकता हूं, सॉरी। और यहां पे f ऑफ x क्या है, z1, यहां पे f ऑफ x क्या है, z2। z1 ये डिस्टेंस है, z2 ये डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली z नॉट इक्वल टू z1 नॉट इक्वल टू z2। हो क्या रहा है, मेरा जो डोमेन था वो R है, उसमें मैंने एक x पिक करा, मेरा को डोमेन भी क्या है, R रियल लाइन, उसमें एक z मिल गया, एक z1 मिल गया, एक z2 मिल गया। x कहां जा रहा है, z1 पे भी जा रहा है, z2 पे भी जा रहा है, z3 पे भी जा रहा है। लेकिन फंक्शन क्या कहता है, अगर f फंक्शन है R टू R तो देन देयर एग्जिस्ट, सॉरी
for every x belongs to R, there exists unique y belongs to R such that y is equal to f of x होना चाहिए, बट ऐसा यहां पे नहीं हो रहा है। तो इन जनरल अगर मैं यहां इस x एक्सिस को डोमेन अज्यूम कर लूं और ये जो y एक्सिस है उसको मैं b मान लूं विच इज को डोमेन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको देख के आप ज्योमेट्रिकली डायरेक्टली बता सकते हैं कि गिवन ज्योमेट्रिकल कर्व इज अ फंक्शन और नॉट। बी में जितने भी एलिमेंट होंगे हम उसको y एक्सिस पे मार्क कर लेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम x एक्सिस पे मार्क कर लेंगे और देन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे या कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ग्राफ और कर्व में क्या डिफरेंस है? ग्राफ वर्ड यूज किया जाता है फंक्शंस के लिए और कर्व वर्ड यूज किया जाता है रिलेशंस के लिए। तो जब मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मैं प्रूफ करूंगा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। तो जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ग्राफ, वो किसके लिए यूज कर रहा हूं? फंक्शंस के लिए, और फंक्शन रिलेशन है तो यानी कि ग्राफ वर्ड रिलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है और फंक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन जब मैं कर्व वर्ड यूज कर रहा हूं तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट रिलेशन। वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मोमेंट वेट करिए। यहां पे ये आई थिंक क्लियर होगा कि ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन को चेक कैसे करना है? पी को जो को डोमेन है उसको y एक्सिस पे रखा, डोमेन को x एक्सिस पे रखा और देन एक कर्व ड्रॉ कर लिया। अब ये कर्व फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अगर आपकी कोई एक लाइन पिक करेंगे, या इसको नेक्स्ट पेज पे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस एंड देन x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज अ पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस, और मान लेते हैं कि ये मेरा ए सेट है। अब हो सकता है पूरा रियल लाइन हो सकता है कुछ सब एलिमेंट्स हो इस पे। यहां जो ये पॉइंट जो है वो x है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या ले रहा हूं? a। अगर मेरा कर्व कुछ इस टाइप का हो गया तो क्या होगा? ये जो पॉइंट आएगा x कोमा z1 लिख सकता हूं इसको मैं, इसको लिख सकता हूं x कोमा z2 और इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं x कोमा z3, ठीक है। तो इस केस में आपके पास डोमेन में एक एलिमेंट x मिल गया, को डोमेन में एलिमेंट z1 मिल गया, z2 मिल गया, z3 मिल गया। x z1 पे भी जा रहा है, z2 पे भी जा रहा है, z3 पे भी जा रहा है, तो इस इज नॉट अ फंक्शन। यानी कि एनी लाइन विच इज अ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू a, अगर a इमेज से पास नहीं हो रही इसका मतलब उस एलिमेंट की इमेज में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारा f कहां से डिफाइन है? फ्रॉम a टू b डिफाइन है। और अगर a का एलिमेंट ही नहीं है तो हमें रूल फाइंड करने, इमेज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये लिखा है कि x अगर a का मेंबर है, यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज अ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू a, अगर वो लाइन इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इफ द लाइन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि y एक्सिस कैसे लिखा हुआ है? b से रिप्रेजेंट करा हुआ है। x एक्सिस कैसे लिखा हुआ है? a से। तो आ लाइन पासेस थ्रू a, यानी कि a के मेंबर से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू b, यानी कि जो y एक्सिस है उसके पैरेलल है। अगर वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो प्रॉब्लम है। दूसरी सिचुएशन समझिए, यहां पे मैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है।
और यहां पे सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये बना लिया, ठीक है। अगेन ये मेरा डोमेन होगा, ये मेरा कोडोमेन के एलिमेंट्स यहां पे रिप्रेजेंट होंगे। अगर मैं कर्व कुछ ऐसा बना लूं और उसके बाद यहां पे ब्रेक हो रहा है, और अगर ये x पिक कर लूं, x बिलोंग्स टू a है, और अगर लाइन ड्रॉ कर लें विच पासेस थ्रू दिस x एंड पैरेलल टू दिस, तो यहां क्या होगा, इस केस में क्या होगा, x बिलोंग्स टू a है, लेकिन ये कर्व इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट y इज इक्वल टू fx। यानी कि अगर मैं एक लाइन पिक करता हूं विच इज अ पैरेलल टू x y एक्सिस एंड पासेस थ्रू x एक्सिस, अगर वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो मेरी यूनिकनेस फेल होगी फंक्शन में। रिकॉल करते हैं डेफिनेशन, एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इफ क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b विद y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर ये लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो मेरी यूनिकनेस प्रॉब्लम करेगी, और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो मेरी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम करेगी। इसका मतलब फंक्शन बनाने के लिए any line which is passes through A and parallel to B must intersect the curve exactly once। आपके कर्व को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे वो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तब भी प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, ऐड कर लेते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। So if A and B are non-empty set, A and B are by non-empty set, then F is a function from A to B if every line passes through A and parallel to B, ये पैरेलल का नोटेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं y एक्सिस, या A को हम x एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखते हैं x एक्सिस, एंड पैरेलल टू P, वो कौन है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इंटरसेक्ट द कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स, जो एफ एक्स का कर्व होगा, क्योंकि अभी मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कर्व, और जब ये फंक्शन बन जाएगा तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर देगा, ग्राफ को। ग्राफ वर्ड फंक्शन के लिए यूज होता है, कर्व वर्ड रिलेशन के लिए यूज होता है। y इक्वल टू एफ एक्स, इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एग्जैक्टली वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पे, मान लीजिए ये कर्व है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक कर लिया, ये कर्व पिक कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली सर्किल है, इसका रेडियस r इक्वल टू 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो -1, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 और सॉरी
1,0 और इसके कोऑर्डिनेट 0,1 और इसके कोऑर्डिनेट 0,-1 ये होंगे। तो मैं अगर ए को पिक कर लेता हूं आपका डोमेन -1 to 1 एंड बी को पिक कर लेता हूं पूरा रियल लाइन, मैटर नहीं करेगा। और एफ डिफाइन करता हूं फ्रॉम ए टू बी सच दैट ये जो है y इक्वल टू एफ एक्स इसका कर्व है। तो ये आपका फिगर 1। तो द कर्व ऑफ एफ इज गिवन इन फिगर 1। तो क्या ये फंक्शन है? तो हमारे पास डोमेन कौन है? -1 to 1। तो मैं -1 से 1 के बीच में ये पॉइंट पिक कर लिया से 1/2। तो मैंने x इक्वल टू क्या पिक करा? 1/2। और अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये कौन सा इक्वेशन है? इट इज x² + y² इज इक्वल टू 1। यही कर्व है। x इक्वल टू 1/2 रखा और एक लाइन फाइंड करी विच इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से एक लाइन पास करवा दी एंड इट इज पैरेलल टू, अज्यूम कर रहे हैं कि ये है, ये लाइन आपकी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगी। ये मेरा एक y1 मिल गया और ये मेरा एक y2 मिल गया। क्या हो रहा है? f ऑफ x इज इक्वल टू y1 है और y1 x एक्सेस की वैल्यू है तो इट इज लेस देन 0। f ऑफ x इज इक्वल टू y2 है और y2 x एक्सेस के अबव है। इसका मतलब आपका x का 2 इमेज मिल रहा है लेकिन हमें यूनिक इमेज चाहिए। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? इसी टाइप से आप इलिप्स बना सकते हैं। या एक और एग्जांपल देते हैं। ये अगर मैं कर्व पिक कर लेता हूं, पैराबोला है जो इन्फिनिटी की तरफ अपना माउथ ओपन कर रहा है, ठीक है। क्या ये फंक्शन होगा? ये बेसिकली कौन सा पैराबोला है? इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स, y² इक्वल टू एक्स बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं a पिक करता हूं 0 to इंफिनिटी एंड b पिक करता हूं रियल लाइन और f डिफाइन करता हूं y इक्वल टू एफ, तो f इज डिफाइन एज y² इक्वल टू एक्स। तो क्या होगा अगर मैं यहां पे पॉइंट पिक करता हूं, से 1 पिक करा, 1 यहां पे जाएगा और यहां पे जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पॉइंट 1,-1 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 1,-1। -1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 1 आएगा और 1 का सॉरी दिस पॉइंट इज 1,1, 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी यही आएगा। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, एवरी लाइन विच पासेस थ्रू, एवरी लाइन विच पासेस थ्रू B, A and parallel to B intersect the curve y equal to fx exactly once, then it is a function, otherwise it is not a function. Clear? तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस आपको क्लियर होगी और जो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पे प्रॉब्लम होती है फंक्शंस में। अब इसी में कुछ और जो हमने अभी रिलेशंस पढ़ा था और फंक्शंस पढ़ा था उसके बीच में क्या रिलेशन है बेसिकली वो डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज अ रिलेशन। तो अगर आपका फंक्शन की डेफिनेशन द्वारा रिकॉल हो जाएगी इससे, एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी।
बी अ फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक आर बना लेता हूं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स। डेफिनेटली हर एक्स के लिए कोई ना कोई एक वाई मिलेगा, फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई, क्योंकि एफ फंक्शन है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी विद वाई इज इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स। तो बेसिकली अपने आर क्या डिफाइन करा है, एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। एक्स आपका ए से बिलोंग करेगा और एफ एक्स कहां से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ये सेट बनाया आपने, और आर जो होगा डेफिनेटली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। और एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जब हमने रिलेशन पढ़ा था तो डेफिनेशन क्या थी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। तो इंप्लाइज आर इज अ रिलेशन, कहां से, फ्रॉम ए टू बी। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, और फंक्शन का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं ग्राफ, और फंक्शन अपने आप में रिलेशन है। तो ग्राफ किसी ना किसी एक रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, बट जब मैं रिलेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं तो उसको बोलते हैं कर्व। लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कर्व नीड नॉट बी अ रिलेशन, नीड नॉट बी अ फंक्शन। कैसे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट। तो बेसिकली किसी एक सेट ए से बी पे नीड नॉट बी अ फंक्शन। जैसे मैंने इन तीन एग्जांपल लिए, पहला सेट अगर मैं ए डिफाइन कर लेता हूं, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, 2 3 4, 2 3 4, या इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को, फर्स्ट सेट ए, उसके डोमेन में एलिमेंट क्या है, 2 3 4, और को डोमेन आपका क्या है, जो इमेजेस हैं उसको लिख लेते हैं 1 एंड 2। यही है, यहां देखिए 2 का इमेज 1 पे है, 3 का इमेज 1 है, और 4 का इमेज 2 है। तो ये जो आर डिफाइन करा गया है उसमें क्या हो रहा है, हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, क्लियर है। 2 का सिर्फ एक ही इमेज है, वो 1 है। 3 का सिर्फ एक ही इमेज है, वो 1 है। 4 का सिर्फ एक इमेज है, 2 है। तो यूनिकनेस भी होल्ड कर रही है, एग्जिस्टेंस भी होल्ड कर रही है। तो आर इज अ फंक्शन, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में ए जो सेट है उसमें 2 2 3 4, तो ए सेट जब बनाते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, 2 3 4। और बी जो है वो क्या कह रहा है हमारा, 2 4 3 4, तो 2 3 बेसिकली 4, ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए रिलेशन में 2 कहां जा रहा है, 2 पे, और 2 कहां जा रहा है, 4 पे, ये तो दिया हुआ है। इसी टाइप से 3 का इमेज 3 दिया हुआ है और 4 का इमेज 4 दिया हुआ है। तो यहां देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस 2 की 2 इमेजेस मिल रही हैं, एक कहां जा रही है 2 पे और दूसरी कहां जा रही है 4 पे, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर आपको कहीं भी एग्जांपल देना रिलेशन विच इज नॉट अ फंक्शन, तो दिस आर इज नॉट अ फंक्शन, क्लियर। थर्ड वन, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, और यहीं से आपके पास एक एग्जांपल मिल गया और काउंटर एग्जांपल मिल गया कि आ रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। नीड नॉट क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वन फंक्शन बन रहा है, सेकंड वन फंक्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया नीड नॉट टू बी। थर्ड एग्जांपल, आपको ए डोमेन क्या पिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज माई ए। और को डोमेन बी क्या पिक करेंगे हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, तो 2 से 7 तक, 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 को उसने रिलेट करा 2 से, 2 को रिलेट करा 3 से, 3 4 4 5 5 6, तो 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। तो दिस आर इज अ फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल मिल गया कि रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन।
एक और ज्योमेट्रिकल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अभी मैंने सर्किल बनाया था, ठीक है, यूनिट सर्किल डिफाइन करा था जिसका रेडियस 1 था। यहां पिक कर लेते हैं, देन इसको प्लेस कर देते हैं यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट है आपका -1,0, दिस इज 1,0, दिस इज 0,1 एंड दिस इज 0,-1, ठीक है। मैं अगर डोमेन ए पिक कर लेता हूं विच इज -1 to 1, एक इंटरवल, एंड बी पिक कर लेता हूं मैं पूरा रियल लाइन, ठीक है। और एक आर डिफाइन करता हूं, कैसे डिफाइन करता हूं, x, y such that y square is equal to, या x square plus y square is equal to 1। डेफिनेटली हर x के लिए कोई ना कोई एक y मिलेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू, यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करके रख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और विद x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 to 1। डेफिनेटली हर x के लिए कोई ना कोई y मिलेगा। तो r इज अ रिलेशन फ्रॉम, और यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। r इज अ रिलेशन फ्रॉम a to b लिख सकता हूं, बट r इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, जैसे ये पॉइंट पिक करा से 1/2, ये इसका इमेज ये मिल जाएगा 1/√2 और ये मिल जाएगा -1/√2। तो 1/2 कहां जा रहा है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पे भी जा रहा है और स्क्वायर रूट ऑफ -1/√2 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। और ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस इज अ कर्व बट नॉट अ ग्राफ। तो कर्व नीड नॉट बी अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज अ कर्व। अगर हम ज्योमेट्रिकली सोचें तो ग्राफ फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है और जो कर्व है वो किसी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है, और हर फंक्शन रिलेशन होता है। तो ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व बट कर्व इज नॉट कॉल्ड अ ग्राफ। ये ज्योमेट्री बहुत, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ग्राफ और कर्व को मिक्स करके चलते हैं। ये सारी चीजें आगे चीजें आपके काम आने वाली हैं, तो इसलिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में हमने एक सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, फंक्शंस क्या है, और फंक्शंस का रियल लाइफ में एग्जांपल्स ऐड ऑन करे। देन मैंने फंक्शंस का प्रॉपर डेफिनेशन लिखा, देन मैंने उसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया, देन रिलेशन और फंक्शन में क्या रिलेशन है वो हमने ऐड ऑन करा। नेक्स्ट क्लास से ऐड ऑन करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और उनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। और अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए तो उसके बाद बहुत कुछ आपका लाइफ में क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो जो आगे के लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ढंग से बनाइएगा, उसी से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहीं स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट आपके लिंक में हैं, जिनको इन लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको फ्रीली पढ़ना है, आप उनको ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को आप बेनिफिट पहुंचा सकें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा कि ये लेक्चर अवेलेबल हो गया, ठीक है। थैंक यू।